जाँ बाहक होने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। पोप फ्रांसिस ने इसराइल को कार्रवाई बंद करने के लिए दिया खुदा का वास्ता। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीन के हक में मुजाहिरीन में यहूदियों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। और वादी कश्मीर में जाफरान के फूल शबाब पर जाफरानी जमीन बनी सयाहों का मरकज। मुकामी काश्तकार फसल से खुश, इंतजामिया से नाराज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन के 12 बज चुके हैं और उर्दू खबरनामे के साथ मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। शुरुआत करते हैं फलस्तीन और इसराइल की कशीदगी के हवाले से। फलस्तीन में इसराइली कार्रवाई जहां एक माह से जारी है, वहीं पर इसराइली कार्रवाई से सबसे ज्यादा तबाही गजा और इसके आसपास के साहिली इलाकों में देखी जा सकती है, जहां अभी तक लगभग 10,000 से जायद आम शहरी जाँ बहक, जबकि हजारों की तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी शामिल है। फलस्तीन की मौजूदा सूरत-हाल को देखते हुए जहां दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है, वहीं पर बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारों के मुताबिक गजा में अब तक तीसरी बार मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, जिसकी वजह से गजा के अंदर असल हक़ाइक़ सामने लाने में ताख़ीर हुई है। गजा के बेशतर रिहायशी इलाके जहां खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, वहीं पर इसराइली फौज ने रात देर गए ऐलान करते हुए कहा कि इसने गजा शहर को घेर लिया और महसूर साहिली पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसराइली फौज के इस ऐलान के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जूं फौज आबादी वाले इलाकों में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, उतना ही जानी और माली नुकसान बढ़ जाने का खतरा भी है। एक तरफ से जहां इसराइल ने अमेरिका की जंगबंदी की पेशकश ठुकरा दी, वहीं दूसरी जानिब आज इसराइल और गजा में तशद्दुद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क्लोज डोर मीटिंग भी होगी, जिस दौरान खत्ते की सूरत हाल पर तबादुला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जहां अक़वाम मुत्तहिदा के बेशतर ममरान ममालिक ने कई बार इसराइल को कार्रवाई रोकने की अपील की थी, वहीं पर इसराइल ने बार बार इनके मुतालबात को ठुकराते हुए कहा कि जब तक हमास का खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। और इसराइल की इस हरदर्मी की वजह से हर गुजरते दिन के साथ फलस्तीन खंडरात में तब्दील होता जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। इधर जहां मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसराइली कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहीं पर अमरीकी दारुल हुकूमत में व्हाइट हाउस के सामने हजारों की तादाद में मुजाहिरीन जमा हुए, जिसमें यहूदियों की एक अच्छी खासी तादाद भी शामिल थी। एहतजाज में शामिल लोग जहां इसराइल के खिलाफ सख्त नाराबाजी कर रहे थे, वहीं पर मुजाहिरीन फलस्तीन और मजलूम फलस्तीनियों के हक में भी नाराबाजी कर रहे थे। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि वो इसराइली कार्रवाई पर रोक लगाने में अपना रोल अदा करें, ताकि तशद्दुद और जुल्म की ये चिंगारी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर किसी बड़ी तबाही का सबब न बन सके। जबकि पोप फ्रांसिस ने इसराइल को खुदा का वास्ता देकर फलस्तीन में कार्रवाई को बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से न सिर्फ इंसानी जानों का जिया हो रहा है, बल्कि बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीक होता जा रहा है। श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिस दौरान पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कश्मीरियों का मुकद्दर 1947 में भारत के साथ जोड़ा गया और दुनिया की कोई ताकत अब इससे अलग नहीं कर सकती। जबकि उन्होंने दिल्ली पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जानिब से जम्मू कश्मीर की चंद
सियासी जमातों को फरमान जारी करके अलहदा पसंद तंजीमों के तर्ज पर बयानबाजी करने को कहा जा रहा है। ताहम जम्मू कश्मीर के लोग सियासी तौर पर बालिग है और वो इस सियासत को अच्छी तरह समझ चुके हैं। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस मौका पर कहा कि अगरचे आज तक सियासी इस्तेसाल करके जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर के लोगों को बहकाया जा रहा था, ताहम अब वादी के लोग इन मनफी सियासत करने वाले सियासतदानों को पहचान चुके हैं और अब वो इनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। रावलपुरा के अंदर कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कन्वेंशन हुआ और कन्वेंशन के दौरान पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जहां बिना नाम लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पर उन्होंने दिल्ली पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की पश्तपनाही से कुछ सियासी जमातें यहां पर अलहदगी पसंद लीडरान के तर्ज पर बयानबाजी कर रहे हैं ताकि यहां के लोग बहकावे में आए। ताहम वादी के लोग अब सियासी तौर पर बालिग हो चुके हैं और वो इन सियासतदानों के बहकावे में नहीं आएंगे। इस खबर पर मजीद बात और तजिया करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से बराह रास्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर भी मौजूद है। इशफाक, जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत और सियासी गर्माहट के साथ साथ सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कल का बयान जो सामने आया उसमें न सिर्फ उन्होंने कुछ सियासी जमातों को जम्मू कश्मीर के अंदर हद पे तनकीद बनाया है और कहा है कि ये लोग जो है वो मनफी सियासत करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वहीं पर उन्होंने दिल्ली पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की पश्तपनाही पर यह सारा कुछ जो हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सियासी जमातें उन्हीं के कहने पर अपने बयानात जो है वो दे रहे हैं। क्या यह एक महज सियासी बयान है या वाकई तौर पर दिल्ली की पुष्तपनाही हासिल है इन सियासी जमातों को? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी सियासत हो रही है और या जो भी सियासी जमात है वो ज़रूर दिल्ली के साथ इन लॉ एंड ऑर्डर इन टो चलती है, यानी किसी न किसी तरीके से उनके साथ तालमेल बनाकर चलाने की कोशिश की जाती है और दिल्ली के साथ बगावत करके कोई भी सियासी जमात न तो बन सकती है और ना ही वो इस्तेकाम पैदा कर सकती है अपनी जमात के अंदर। इसलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो, जितनी भी जमातें हैं किसी न किसी तरीके से दिल्ली और दिल्ली के अंदर जो पावर कॉरिडोर है उसके साथ जुड़े हुए हैं और वक्तन फवक्तन वहां पर बातें होती हैं या किसी न किसी तरीके से उन तक कोई ना कोई मैसेज भी चला जाता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, जब आप अल्ताफ बुखारी साहब को देखते हैं, जब भी वो अवामी इज्तिमा से खिताब करते हैं, चाहे शहर के अंदर हो या शहर के बाहर हो, तीन लोगों का तनकीद बहुत जबरदस्त होता है और इन दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बिना नाम लिए, और तीसरा वो जो लगातार उन्हें ये कह रहे हैं कि आप बी टीम हो या सी टीम हो, इसलिए उन पर भी उनका सवाल होता है, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें भी हैं। तो जिस तरीके का बयान दिया गया कि जनाब आजकल लीडर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये दिल्ली के इशारों पर दिए जा रहे हैं और सईद अली गिलानी की जो आइडियोलॉजी है लीडरशिप को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, शायद ये भी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो खेलने की कोशिश आज सईद अल्ताफ बुखारी साहब की तरफ से की गई है। वरना अगर ऐसा होता तो वो खुलकर बताते कि कब किस लीडर ने कहां पर किस से बात की है, किसने कहां पर क्या कुछ कहा। आज तक सिर्फ इशारों किनारों में ही बातें की गई है और जम्मू कश्मीर की आवाम इस सियासत को अब पूरी तरह से जान चुकी है, स्पेशली 2019 के उस बड़े फैसले के बाद जब रियासत को तकसीम किया गया था। इशफाक, अगर हम बात करें ये क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अल्ताफ बुखारी और अल्ताफ बुखारी की तंजीब पर इल्जाम तराशी की जा रही थी कि दिल्ली की बी टीम है, अब अल्ताफ बुखारी ये बात समझ चुके हैं कि वादी के अंदर रिवायती सियासत से हटकर ज्यादा करना मुश्किल है, बल्कि रिवायती सियासत और रिवायती सियासत जो बयानबाजी है उसको आगे ले जाना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जुड़ जाएं।
چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آج کل پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہ وہ حزب اقتدار میں ہے اور نہ ہی حزب اختلاف میں ہے. وہ حاشیے پر ہے. تمام پارٹیاں حاشیے پر ہے. اس لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے کر زندہ رہنا ہی اس وقت سب سے بڑا کام ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں جموں کشمیر کے جو میجر بڑے ایشوز ہیں, ایک بھی سیاسی جماعت اس پر ایک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. امپلائمنٹ کا ایشو ہے, پاور جنریشن کا ایشو ہے, اسپتالوں کا معاملہ ہے, اس پر بھی سیاست ہے کہ اس دور میں اتنا ہوا, اس دور میں اتنا ہوا, اس نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اور یہ میں کی جو لڑائی ہے یہ صاف نظر آ رہی ہے. پچھلے کئی مہینوں سے یہ بہت بڑھ کر سامنے آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سید محمد الطاف بخاری صاحب کی جماعت بھی اسی نہج پر اور اسی رویے پر چل رہی ہے جس طریقے سے نیشنل کانفرنس, کانگریس, پی ڈی پی اور دیگر جماعتیں بیان بازیوں میں مشغول رہتی ہے. ورنہ عوامی اجتماع تھا تو آپ کھل کر پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں, پریزنٹ پالیٹکس کر بات کرتے ہیں. اور جس طریقے سے ڈائیورشنز دی گئی کہ یہ لیڈر جی دلی کا پرو ہے اور میں دلی سے دور ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات کر رہا ہوں, اور خود کو پرو پیپل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دراصل سب پرو انڈیا ہے, پرو پیپل ہے, پرو جموں کشمیر ہے, اور اس میں ایک دوسرے کی بال کی کھال کھینچی کیوں جا رہی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن سیاسی مبصرین کا ماننا ہے جو پارلیمانی انتخابات نزدیک آئیں گے اس سے بھی زیادہ سیاست سری نگر کے اندر دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ سری نگر سے نیشنل کانفرنس کے جو مشترکہ امیدوار ہوں گے وہ فاروق عبداللہ صاحب دوبارہ ہو سکتے ہیں. اس لیے مقابلہ کافی زیادہ سخت ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ماحول اور اس کو اور زیادہ گرم کرنے کی کوششیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں. اشفاق, آخر پر آپ سے جاننا چاہیں گے, اگر وادی کے ووٹران کی بات کریں گے, کیا وہ سیاسی طور پر بالغ ہو چکے ہیں یا پھر چھپی سادھ کے وہ بھی ماحول کے ساتھ ہی چلنے کو تیار ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب ماحول بنتا ہے تو ہوا بنتی ہے, اور اس ہوا کے اندر بہت سارے ووٹ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن 2019 کے بعد ایک بڑی سوچ تبدیل ہوئی ہے اور اس کی عکاسی خود نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کی ہے. اس کی عکاسی خود محبوبہ مفتی نے کی, اور خود الطاف بخاری جب میدان میں ہیں انہوں نے بھی کہا کہ سوچ بدلی ہے اور بدلتی سوچ کے ساتھ نئی سیاست کرنے کا موقع بھی آ گیا ہے. اس لیے ان بیانات سے کوئی میجر چینج اور میجر شفٹ کوئی پالیٹکس میں دکھے گا مجھے ایسا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ضرور جب ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کے جھونکوں میں کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں, اور یہی کوشش ہوتی ہے ہر ایک سیاسی جماعت کی کہ اس کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہو. چلیے اشفاق, آپ کا بہت بہت شکریہ اردو خبرنامے میں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گور ہمارے ساتھ تھے, بات کر رہے تھے جموں کشمیر کی سیاست اور سیاسی بیان بازی پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جموں کشمیر کی سیاست پر ہم بات کرتے ہیں وہیں پر جموں کشمیر کے اندر سڑک حادثات کو لے کر بھی بات ہوگی, اور سڑک حادثات میں بات کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے نیوز روم کو یہ خبر موصول ہوئی ہے راجوری کے کوٹرنگا علاقے سے کہ یہاں پر ایک دلدو سڑک حادثہ پیش آیا جس دوران کئی مسافروں کے زخمی ہونے کی خبر بھی موصول ہوئی ہے. یعنی کوٹرنگا راجوری سے یہ خبر موصول ہوئی ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک سڑک حادثے کے دوران کئی لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج معالجہ کے لیے اسپتال میں داخل بھی کرایا گیا ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے جمشید ملک کے پاس چلیں گے اور تازہ ترین صورتحال اور تفصیلات ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. جمشید, یہ جو سڑک حادثہ پیش آیا, کیا تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس ہے اور صورتحال کیا کچھ بنی ہوئی ہے؟ کیا اس حادثے میں صرف زخمی لوگ ہوئے ہیں یا کچھ لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے؟ امین, بالکل راجوری کے روڈ پر, کوٹرنگا راجوری روڈ پر یہ سڑک حادثہ ہوا ہے جس میں 3 کے قریب لوگوں کی جان جانے کی خبر ضرور سامنے آ رہی ہے, مگر ابھی تک اس کی تصدیق کسی نے نہیں کیا. مگر ٹیمپو کا یہ حادثہ جہاں پیش آیا, اس وقت میں ہاسپٹل کے باہر ہی کھڑا ہوں. یہاں تقریباً 16 کے قریب زخمیوں کو ہاسپٹل لایا جا چکا ہے, جن میں سے بچے, عورتیں اور بزرگ بھی شامل ہیں. مگر آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کتنے اوور لوڈ گاڑی ہوگی جس میں 16 ٹیمپو کے اندر زخمی مسافروں کو ہاسپٹل لایا جا چکا ہے. مگر جس طرح تصدیق ابھی تک میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی ہے, مگر ابھی یہ خبر ضرور سامنے آ رہی ہے کہ یہاں ہاسپٹل کے اندر ایک باڈی ضرور پہنچا دی گئی ہے. مگر جس طرح باقی بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے, مگر اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو پائی. حالانکہ انتظامیہ پوری ہاسپٹل کے اندر موجود ہے, زخمیوں کو لگاتار لانے کا کام سلسلہ جاری ہے. زخمیوں کو بھی چاہے پرائیویٹ گاڑیوں ہاسپٹل کی ہوں, پولیس کی گاڑیوں, ان گاڑیوں میں ہاسپٹل لانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. اور 16 کے قریب زخمیوں کو اس وقت میڈیکل کالج راجوری پہنچا دیا گیا ہے. اور پیچھے ابھی کتنے زخمی اس میں اور ہیں یہ کہنا بھی ابھی پوری طرح صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ لگاتار
जख्मियों को यहाँ लाने का सिलसिला जारी है। ये बहुत पहाड़ी इलाके हैं और ये इलाके हमेशा इन इलाकों में हादसों की खबरें लगातार सामने आती रहती है, मगर आज जो ये हादसा सुबह सुबह पेश आया, ये बताया जा रहा है कि कोटरंका से राजौरी की तरफ आ रहा है ये टेम्पो ट्रैवल कैंची मोड़ के नजदीक हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें 3 के करीब लोगों की मौत और तकरीबन 16 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। मगर जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि मरने वालों की तादाद या मरने वालों की बारे में जो अभी तक पूरी तरह तस्दीक नहीं हो पाई है, मगर लगातार जख्मी को हॉस्पिटल लाने का सिलसिला जारी है। अमीन, चलिए जमशेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोटरंका में सड़क हादसा और सड़क हादसे के दौरान 1 दर्जन से जायद मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल में दाखिल भी कराया गया। ताहम अभी तक इस हादसे में किसी के मरने की तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं वादी कश्मीर के दूसरे मामलात, और दूसरे मामलात में सबसे पहले बात करेंगे वादी कश्मीर के ज़ाफ़रान को, जहाँ पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है और इस पहचान को बरकरार रखने के लिए मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई सारे इकदामात भी किए गए हैं। वहीं पर आजकल श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर लतपुरा के इलाके में सड़क के दोनों अतराफ में ज़ाफ़रान के फूलों से भरी जमीन सयाहों का मरकज बनी हुई है, जहां एक तरफ मुकामी जमींदार ज़ाफ़रान की काश्तकारी में मशगूल दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब वादी कश्मीर में मौजूद सयाह यहां आकर काफी लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। जबकि मुकामी काश्तकारों ने खुशी का भी इजहार किया है और उसके साथ साथ इंतजामिया के तई नाराजगी का इजहार भी किया है। मेरा नाम एकता है और मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ के काफी अच्छा लग रहा है। पहली बार केसर देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि काफी सारी चीजें पता चली। ये बोरवेल गवर्नमेंटन कूतारा तो कूतारा में अम पे बन बोरवेल लग जनरेटर थे क्या पाइप त्रा अम पे कोर पाइप सिस्टम चलन जहां अगर सह पाइप सिस्टम चलन तो सोन पोंसन गन गोब किया। लतपुरा के मुकाम पर ज़ाफ़रान के फूल शबाब पर और इस सब पर मजीद तफसीलात करने के लिए और मजीद वहाँ की सूरत हाल किस तरीके की है, सयाह किस तरीके से वहाँ पहुँच रहे हैं, इस पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए बराह रास्त लतपुरा से हमारे साथी शेख कौसर भी मौजूद है। शेख कौसर, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त लतपुरा जो इलाका है जहाँ पर ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है, किस तरीके की सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है? जी बिल्कुल अमीन, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस टाइम में मौजूद हूँ सैफरान टाउन पापोर में और आज यहाँ पे जो ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई हो रही है, तो इसमें अगर आपको बता दूं कि 2010 में सरकार ने नेशनल सैफरान मिशन को लागू किया गया था ताकि जो ज़वाल पजीर सनत है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कुछ दिन पहले यहाँ पे जो ज़ाफ़रान जो जश्न मनाया गया था, वहाँ पे किसानों ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए कहा कि जो सरकार है इन्होंने कई करोड़ों रुपया इसमें वागुजार किए गए, लेकिन जो महकमा है वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे, जिससे दिन ब दिन खत्म ही होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो अगर हम इरिगेशन की बात करेंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इनको जो पहले फेज में इनको 128 बोरवेल्स लगाने की जो इन्होंने पैसे खर्च किए, उसमें इनका कहना है कि 70 हमने बोरवेल्स लगाए, लेकिन जमीनी सतह पे अगर देखा जाए तो जमीनी सतह पे जो किसान है वो मायूसी दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ किसान भी मौजूद है, मजीद हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे इस इलाके का और जो आप मुझे बताएं कि आप कितने सालों से इस सनत के साथ वाबस्ता हैं? सर जी, मेरा नाम निसार अहमद मलिक है, मैं इसी गांव से ताल्लुक रखता हूँ। उस गांव का नाम कोनिबल है। जहां तक ताल्लुक का सवाल है इस सनत से, तो मेरे जाद अजदाद इस जमीन के साथ जुड़े हुए थे, तो हमें ये विरासत में मिली है ये सनत। लेकिन बदकिस्मती से दिन गुजरने के साथ साथ, साल गुजरने के साथ साथ, महीने गुजरने के साथ साथ हम अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सनत बिल्कुल बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है, बल्कि ज़वाल पजीर हो चुकी है। अगरचे सरकार ने 2010 में एक बहुत भारी रकम इसके हक में वागुजार की ताकि इसको बढ़ावा मिले इस सनत को, लेकिन बदकिस्मती से जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे वो उसको एग्जीक्यूट करने में नाकाम हुए बुरी तरह से जमीनी सतह पे। यह हमारी बदकिस्मती है और इनएफिशिएंसी है कंसर्न डिपार्टमेंटों की। और हमारा एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ इसमें यह भी है, जब 2010 में मेरे ख्याल में 4.5 अरब रुपये मरकजी सरकार ने इस सनत को बढ़ावा देने के हवाले से वागुजार किए, तो उस वक्त हमने गुजारिशात बहुत सारी पेश रखी थी। जो लोग इसके बड़े बास थे उस वक्त, डायरेक्टर साहब वगैरह वगैरह, जो दीगर हजरात थे जिनको ये प्रोजेक्ट तरतीब देना था,
हमने कुछ गुजारिशात उस वक्त रखी थी इस इरिगेशन के हवाले से, इसको कैसे इरिगेट किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हमारी उन गुजारिशात को मद्देनजर नहीं रखा, हमें बिल्कुल इग्नोर किया गया। अब नतीजा इस वक्त यह है इस सनत के लोग बिल्कुल बददिल हो चुके हैं, जो नौजवान नस्ल है आप बिल्कुल वो दूर हो चुके हैं, वो दूर हो चुके हैं, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा तेज है, अखराजात हर किसी के बहुत ज्यादा है। अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं उसके पढ़ाई के अखराजात तो आपको खुद अंदाजा होगा। जब इस क्रॉप का मसला हम देखते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन का मसला है, ये पिछले 10-15 सालों से बतदरीज गिरता जा रहा है, अब यहां तक पहुंच चुका है इसका जो ये डाउनफॉल है। अगर आज से पहले 15 साल 20 साल पहले हमें एक कनाल में फॉर एग्जाम्पल 400 ग्राम निकलते थे जाफरान या साफरान आप कह दीजिए, तो आज यहां तक नौबत पहुंच चुकी है, अब हमें उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम निकलते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो इसकी जानिब तवज्जो मबजूल करने में नाकाम बुरी तरह से हो गए। तो जरा इन मुकामी काश्तकारों से आप ये भी पूछ लीजिए कि जो सयाह इस वक्त अब यहाँ आ रहे हैं, ये कितना खुशाइंद कदम होगा और इससे लोग कितने खुश हैं, क्योंकि अब ये जमीन जो है आज तक सिर्फ जाफरान के लिए जानी जाती है, अब सयाहों का मरकज बन रही है। साहब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आजकल अगर हम देखेंगे सयाह दूर दराज पूरे मुल्क में यहाँ पे आ रहे हैं, पहले इसको सिर्फ साफरान टाउन से माना जाता है, आज यहाँ पे सयाह भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताइए ये कितनी खुशाइन बात है। देखिए सयाह तो आए हैं, सयाह तो आते हैं, आते रहेंगे, क्योंकि उनके सामने फूल है, कश्मीरी फूल है, लेकिन ये जमींदार को ही मालूम है ना, ये बैकबोन थी उसकी, मतलब वसाइल की वाहिद बैकबोन थी, ये जरिए माश वाहिद था उसके पास। आज से 20-25 साल पहले ये जरिए माश जो वाहिद उसके पास था ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। बाहर से कोई सैर करने के लिए आता है तो वो देखता है फूल है, जाफरान का फूल है, वो तो मजा उठाता है, लेकिन आप दाएं जानिब देखिए ना इस फूल की हालत है क्या, ये बाड़ियां यहाँ पे, आप इसकी भी फोटोग्राफी कीजिए ना, ये जमीन नहीं है क्या, ये जाफरान की लैंड नहीं है, इसमें देखिए इसकी हालत क्या है, कौन सा फूल है, आपको फूल नजर आता है, कोई बाहर से आ गया उसका दिल खुश हो जाता है। मैंने जाफरान का फूल देखिए, जो ये सयाह आते हैं आज वो आते हैं यहाँ पे, तो आने वाले वक्त में वो यहाँ पे। चलिए कौसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुकामी लोगों से आपने बात की और उनके तासुरात भी जानने की कोशिश की। जहां एक तरफ से जाफरान के फूल शबाब पर है और सयाहों का मरकज ये जमीन बन चुकी है, वहीं पर दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे तो मुकामी काश्तकार जो है वो काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं, और उनका मानना है कि जहां मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, ताहम वो पैसा जो है अभी तक सारा जाया ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के इकदाम करने चाहिए थे वो नहीं किए गए, जिससे न सिर्फ ये सन्नत आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर हो रही है, बल्कि इससे जुड़े लोग जो है वो भी मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। वादी कश्मीर के मामलात और उसके साथ साथ दुनिया भर के मामलात उर्दू खबरनामे में हमने आप तक पहुंचाए, और आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पर और भी नशरियात है जिनमें आप देश दुनिया की खबरों की तफसीलात और देश दुनिया के हालात भी जान सकेंगे। लेकिन उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।